दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए विनय मित्तल। आज हमारे बीच हमारे सेंट्रल काउंसिल उम्मीदवार मुकेश सिंह कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा जी, मैं आज का आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद विनय जी। दोस्तों, पीछे मैंने काफ़ी समस्या मेंबरों की देखी। बैंक ऑडिट एक ज्वलंत मुद्दा है। बैंक ऑडिट में स्टेट ऑडिट, कॉन्कॉन्ट ऑडिट, रेवेन्यू ऑडिट, स्टॉक ऑडिट है। मैं एज ए उम्मीदवार मुकेश सिंह कुशवाहा जी से उनके विचार जानना चाहता हूं कि आप इलेक्ट होते हैं, सेंट्रल काउंसिल मेंबर चुने जाते हैं, तो आप मेंबर की वॉइस कैसे उठाएंगे? आपके क्या विचार हैं? कुशवाहा जी, एक मुद्दा है, कुछ बैंक रजिस्ट्रेशन लगाते हैं कॉन्कॉन्ट ऑडिट में। मुद्दे क्या लगाते हैं कि पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए। क्या पार्टनरशिप फर्म ऑडिट करने के लिए कैपेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है? दूसरा उनका रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लगा के वो हमारी बहुत सारी फर्मों को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तीसरा, वो एक रजिस्ट्रेशन से लगाते हैं जो बहुत ही भयानक रजिस्ट्रेशन है कि 3 साल का या 5 साल का आपको कॉन्कॉन्ट ऑडिट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुशवाहा जी, चूंकि मेंबरों की आपसे बहुत उम्मीद अपेक्षा है, आप अपने विचार बताएं कि यदि आप इलेक्ट होते हैं तो आप मेंबरों को किस तरह से रिलीफ देंगे, कैसे उनकी वॉइस बनाएंगे, उठाएंगे? नमस्कार दोस्तों। नमस्कार विनय जी। नमस्कार। आपने बहुत ही ज्वलंत समस्या के ऊपर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। मेरा मानना है कि इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पहले प्रॉपर्टरशिप फर्म को सीएजी में इम्पेनल नहीं किया जाता था। एक मेंबर ने आवाज उठाई, हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और उसके बाद सीएजी सभी प्रॉपर्टरशिप फर्म को इम्पेनल करती है। आज जो आपका क्वेश्चन है उसी से लिंक है, उसी पे आधारित है, और मैं भी मानता हूं कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस इस प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, टैक्स ऑडिट है, उसमें कोई भी साइज हो, कितनी बड़ा टैक्स ऑडिट हो, कितनी बड़ी कंपनी का ऑडिट हो, किसी तरह की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई मेंबर की टेक्निकल नॉलेज के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, नंबर ऑफ पार्टनर्स के बेस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। सेम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अपॉइंटमेंट में भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये असाइनमेंट कंट्रोल ऑडिट एक ब्रांच का होता है, वहां सारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट होता है। स्टॉक ऑडिट एक एंटिटी का होता है, रेवेन्यू ऑडिट छोटी सी ब्रांच का होता है। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन की आपका जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कानून हम सब जानते हैं कि 20 लाख से 20 लाख तक की टर्नओवर तक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इनिशियल स्टेज पे हमारे काफी मेंबर्स की रिसीट्स कम होती हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये रिजर्वेशन गलत है, बेबुनियादी है, और इसको हटाने के प्रयास मैंने पहले भी किया, आगे भी करूंगा। दूसरा, जो एक्सपीरियंस की बात आप कर रहे हैं, एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, जो हमारी ट्रेनिंग व्यवस्था है, उस ट्रेनिंग व्यवस्था में हमारे स्टूडेंट्स को उस तरह से इक्विप किया जाता है, उसको टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर दिया जाता है कि सीए बनने के बाद इमीडिएट वो अपने आप सारे प्रोफेशनल असाइनमेंट को कंप्लीट कर सके, जो भी असाइनमेंट उसको मिलते हैं। तो ये रिजर्वेशन भी मायने नहीं रखती है। जहां आप एक तरफ इतने बड़े बड़े बॉडीज के लिए अपॉइंटमेंट में इन चीजों को नहीं देखते, तो एक ब्रांच के ऑडिट के लिए गलत है। बिल्कुल ठीक कहा कुशवाहा जी। कभी ना कभी तो हमें एक्सपीरियंस लेना होगा। एक यदि बहुत बड़ी फर्म, बहुत पुरानी फर्म एक नए प्रोफेशनल को अपने इन्वॉल्व करती है, उस पर स्टेट ऑडिट का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। दोस्तों, यदि वो नए सीए के साथ एक कॉन्कॉन्ट ऑडिट वाले विंग में, स्टॉक ऑडिट वाले में जाती है, तो क्या बैंक उसे रेस्ट्रिक्शन लगाएगा कि आपका वो एक्सपीरियंस नहीं है? कुशवाहा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, और मैं उम्मीद करता हूँ जब आप काउंसिल में पहुंचेंगे तो एक पुरजोर आवाज मेंबर की आप काउंसिल में जरूर उठाएंगे। मेरा दूसरा क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन आ रहा है, वो स्टेट ऑडिट से रिलेटेड है। कुशवाहा जी, जब मैं 99 में मैंने अपना सीए में बना, तो हमें बैंक ऑडिट सबसे पहले नई फर्मों को मिल जाता था, और ये प्रायोरिटी भी होती थी कि नई फर्मों को बैंक ऑडिट मिले। ये ब्रेड एंड बटर नहीं है कि ब्रेड एंड बटर है, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर आती थी। ड्यू टू द रीजन आज हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। पीछे यूरोप कंट्रीज में फेलियर थी, पाई बैंकों में कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन बैंक ऑडिट के सिस्टम के हमारे इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा सुधरा।
तो रेस्ट्रिक्शन जो 3 साल की जो कैपिंग आ रही है, आपके हिसाब से क्या न्यायोचित है? नए चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आपके इसमें विचार क्या है? यदि आप काउंसिल पहुंचते तो आप इसमें क्या करेंगे? विनय जी, मैंने पहले ही आपका ध्यान इंगित किया कि इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए। आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अगर एज ए मेंबर उसको एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो हमारे यहाँ 80-82% फर्म प्रॉपर्टीशिप फर्म है। अगर उनको एक्सपीरियंस कहाँ से होगा अगर उनका अपॉइंटमेंट नहीं होगा? या तो वो किसी के साथ एम्प्लॉयमेंट में जाएं सीए बनने के बाद, या फिर किसी के साथ पार्टनर्स बने। और इतना लार्ज नंबर अगर हमारा प्रोपराइटर है तो ये न्यायोचित नहीं होगा कि हम इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। मैं उम्मीद करता हूं कुशवाहा जी, जब आप काउंसिल पहुंचेंगे तो इसकी आवाज़ मेंबर की उठाएंगे, और यदि आवाज़ उठती है तो कोई ना कोई दरवाजा खुलता है। तीसरी एक नई अभी हमें थ्रेड्स हमारे सामने आई है कुशवाहा जी, क्योंकि आप उम्मीदवार हैं, आप पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं मेंबरों की। एक बैंक जो बहुत बड़ा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उन्होंने कुछ एक क्लस्टर का ऑडिट कुछ एक फर्म को देने का प्रावधान करा है। क्या ये न्यायोचित है, या ये एलोकेशन ऑडिट सभी बहुत सारी फर्मों को मिल सकता था? तो क्या क्वालिटी कंट्रोल, उस पर आपकी क्या विचारधारा होंगी और आप आगे क्या करेंगे? जिस बैंक की तरफ आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले उस बैंक के 1 या 2 ऑडिटर को ही अपॉइंटमेंट करने का उन्होंने निश्चित किया था चेयरमैन ने। कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से सजेशन गए, उनको कन्विंस किया गया, और उन्होंने दूसरा एक मॉडल बनाया जिसमें उन्होंने जोन के ऑडिट अलॉटमेंट करना शुरू कर दिया। पर इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई कमी है। हर बैंक का ऑडिट जो सिस्टम है कंट्रोल ऑडिट अपॉइंट करने का, वो एक अलग तरीके का है। इस बैंक ने एक अलग तरीका अपनाया है। इसमें क्वालिटी पीयर रिव्यू के माध्यम से इंस्टीट्यूट देखता है, पर प्रोफेशन को नुकसान हुआ है। पर बैंक पर ब्रांच जो ऑडिट फी है वो बहुत कम हो गई है, और किसी भी फर्म के पास जिस तरह से नंबर ऑफ ब्रांचेस अलॉटमेंट की जाते हैं, उस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि नहीं, मुझे पूरा नॉलेज नहीं है कि एक मेंबर को काउंसिल की गाइडलाइंस है कि 4 ब्रांच से ज्यादा ऑडिट करने की परमिशन नहीं है। जी कुशवाहा जी, अगर 10 पार्टनर है तो 40 ब्रांच कर सकती है वो फर्म, 15 पार्टनर है तो 60 ब्रांच कर सकती है। तो अपॉइंटमेंट के समय इस चीज को देखा जाता है, नहीं देखा जाता मुझे नहीं पता, पर एक वायलेशन ना हो, कल को कहीं कोई दिक्कत ना आए प्रोफेशन में किसी मेंबर के साथ, किसी फर्म के साथ। अपॉइंटिंग अथॉरिटीज को भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कुशवाहा जी, आपने एक मुद्दा उठाया कि एक फर्म एक सीए 4 ऑडिट कर सकता है। उस फर्म में सपोज 15 पार्टनर हैं, तो क्या 60 ऑडिट कर सकता है, या वो साइनिंग वाली पावर्स है कि एक पार्टनर 4 साइन करेगा? वो फर्म को पावर है, जैसे टैक्स ऑडिट में होती है। ओके, एक फर्म एक पार्टनर साइन किसी चार, तरह का हाँ, 4 तो पार्टनर तो फर्म के बिहाफ पे कोई भी कर सकता है। 4 बहुत बढ़िया आपने कहा। एक अभी एक छोटा सा मुद्दा और है, जो इन्फॉर्मेशन हमारी टेक्नोलॉजी जो हमें नहीं मिल पाती इंटीमेशन को। अभी प्राइवेट बैंक के जो ऑडिट्स निकलते हैं, जैसे कौन ऑडिट है, स्टेट ऑडिट है, इनकी इन्फॉर्मेशन मेंबर को नहीं मिल पा रही है। हमारे यहाँ एक पीडीसी डिपार्टमेंट है जिसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी पूरा काम, उसका काम है कि मेंबर्स को कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे अवेयर करावे। लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं भी अपने 22 साल के मेरा एक्सपीरियंस हो गया प्रैक्टिस में, मैंने भी कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि इस प्राइवेट बैंक का ऑडिट निकला है, इसे हम अप्लाई करें। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें यदि ऐसा आप ले जाते हैं तो इसमें आप क्या एक्शन लेना चाहेंगे ताकि इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर को मिल जाए? विनय जी, मैं 2013 में पीडीसी का वाइस चेयरमैन था। उस समय इस व्यवस्था को काफ़ी सुदृढ़ किया गया। जितने भी टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइट पे इंस्टीट्यूट में अपलोड हो। हमारे नॉलेज में, क्योंकि देश के किसी भी कोने से कोई टेंडर आता है तो इंस्टीट्यूट को लिमिटेशंस होती है, पर अधिकतर कोशिश होती है, प्रयास होता है कि वो टेंडर डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन मेंबर को शेयर की जाए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के इंफॉर्मेशन हम साइट से विजिट करते हैं उनको भी, और ये प्रयास आगे भी रहना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का मेंबर को नहीं पता चलता, क्योंकि वो पब्लिक में उसको उनकी साइट पे कम प्रोपोगेट किया जाता है। पीडीसी को ध्यान रखना चाहिए और अपना लाइसेंस
इन बैंकों के साथ भी बना के रखना चाहिए, जिससे वो इन्फॉर्मेशन को टाइमली मिले और मेंबर को अवगत कराया जाए। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाने में मदद करूं। धन्यवाद। एक अंतिम क्वेश्चन हो रहा है कुशवाहा जी, और उम्मीद करता हूँ कि शायद आप जब काउंसिल पहुंचेंगे तो इस पर भी आप ध्यान दिवाएंगे मेंबर कंटेस्ट में। एक फीस शेड्यूल जो है बहुत कम है, कौन ऑडिट उसमें मैंडेज इतने ज़्यादा हो गए हैं, वो फीस शेड्यूल है। जैसे इंस्टीट्यूट ने एक रिकमेंडेशन फीस की है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इतनी ज़्यादा इतनी फीस होनी चाहिए, रिकमेंडेशन है, कंपलसरी नहीं है। तो वो फीस जो स्ट्रक्चर है, जो कौन ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, रेवेन्यू ऑडिट का है, जिसमें जिम्मेदारी हमारी सारी बहुत सारी प्रोफेशन की जिम्मेदारियां हैं। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आज ये ऑडिट करना भी नहीं चाहते हैं ड्यू टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये फीस शेड्यूल भी पे आपके क्या विचार हैं? फीस शेड्यूल कैसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे फीस कम है या नहीं है, इस पर प्लीज आप अपने मेंबर को अपने विचारों से अवगत कराएं। मैं 2013 में विनय जी काउंसिल में इलेक्ट हुआ था। उसके बाद हमने प्रयास किया तो एसबीआई के फीस स्ट्रक्चर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, पीएनबी में बढ़ोतरी हुई, और प्रयास बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी था, पर वो कामयाबी नहीं मिली। तो ये जो स्ट्रक्चर है फी का, एक सुटेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, बढ़नी चाहिए फीस काफ़ी टाइम से। और रेवेन्यू ऑडिट और स्टॉक ऑडिट की फीस तो बहुत ही कम है। तो रेवेन्यू ऑडिट की फीस और स्पेशली आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक है, उनकी 2-3 हज़ार रुपये फीस होती है। तो ये फीस बहुत ही कम है और इसके प्रयास काउंसिल को करना चाहिए। कहीं ना कहीं कमी है, उसके सुधार होना चाहिए, और मैं इसके लिए प्रयास पहले भी करता रहूँ, आगे भी करूँगा। दोस्तों, आज के विषय में हमने बैंक ऑडिट का रखा। हम आपसे मिलते रहेंगे और अपनी विचार रखते रहेंगे। हमें इंटरवेंशन करना चाहिए कि हमारा उम्मीदवार कैसा हो। मैं मुकेश सिंह कुशवाहा जी का धन्यवाद देता हूं, और मैं मुकेश कुशवाहा जी से करूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन, ब्रीफली इंट्रोडक्शन को क्या उनका क्या चीज़ है वो अपना बताने का करें। मुकेश जी। नमस्कार दोस्तों, जैसा विनय जी ने बताया कि मैं सेंट्रल काउंसिल का उम्मीदवार हूँ सेंट्रल रीजन से, और आप सभी से अपील करता हूँ कि मुझे अधिक से अधिक मात्रा में वोट प्रदान करें और मुझे समर्थन प्रदान करें। धन्यवाद। जय आईसीआई, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय आईसीआई। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी किसी नए मुद्दे पर। थैंक्स अ लॉट।